हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री की क्लासेस को आज कंटिन्यू रखते हैं। आज हमारा है डे 2 जिसमें हम वैदिक पीरियड के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वैदिक पीरियड जो है, वैदिक पीरियड अपना 1500 बीसीई से स्टार्ट होता है और इसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो 1500 बीसीई से लेके 1000 बीसीई तक का पीरियड है उसे हम अर्ली वैदिक पीरियड कह देते हैं, और जो 1000 बीसीई से लेके 600 बीसीई तक का पीरियड है उसे हम लेटर वैदिक पीरियड कह देते हैं। जो ये वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के साथ, और इसके साथ एरियंस का राइज हुआ था। एरियंस इंडिया में आए थे कई टुकड़ों में। ये 2000 बीसीई से आने स्टार्ट हुए थे और 1500 बीसीई तक इंडिया में आते रहे। और इनिशियली इन्होंने अपना घर जो बनाया था वो सप्त सिंधु रीजन में बनाया था, जिसे इन्होंने बोला ब्रह्मवर्त। ये एरियंस आए कहां से थे? ये आए थे स्टेपीज रीजन से, सेंट्रल एशिया के। और ये इनिशियली ब्रह्मवर्त में सेटल हुए और उसके बाद जो लेटर सेंचुरीज के अंदर ये इंडिया में और अंदर तक गए और नॉर्दर्न इंडिया के कई सारे पार्ट्स में सेटल हुए, जैसे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, और इस रीजन को इन्होंने बोला आर्यवर्त। और एरियन इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी बेस्ड थी, और या फिर पेस्टोरलिज्म, जो कि ये जो अपने पशुओं को चरवाने का जो काम होता है उसमें बेस्ड थी। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई बेसिक वैदिक पीरियड के बारे में। बाकी इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चंस के साथ डिटेल्स में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन, द होम ऑफ गार्गी, मैत्री एंड कपिल वाज एट। गार्गी, मैत्री और कपिल का घर कहां था? तो ये उनका घर था मिथिला में। मिथिला जो है ये पुरानिक काल का एक शहर है, और पुरानिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इसको की मिथि, जो कि अयोध्या के राजा और मनु के ग्रैंडसन थे, उन्होंने फाउंड किया था, और इसीलिए इसका नाम मिथिला पड़ा। मनु, अगर आपको ध्यान होगा तो हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग प्रथम मानव थे। और ये मिथिला जो ये जगह है इसके साथ कई फेमस नेम्स एसोसिएटेड हैं, जैसे कि वाल्मीकि, अष्टवक्र, याज्ञवल्क्य, उडायन आदि। और कई फीमेल फिलोसोफर्स भी इसके साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि गार्गी और मैत्री। जो ये गार्गी हैं, ये एंशिएंट इंडियन जो फिलोसोफर थी, इनको वेदों का काफी अच्छा ज्ञान था, और इन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ डिबेट किया था जब राजा जनक ने राजसूय यज्ञ करवाया था। और जो ये मैत्री हैं, ये भी इंडियन फिलोसोफर हैं, और ये ऋषि याज्ञवल्क्य की दो बीवियों में से एक हैं। और जहां तक बात रही कपिल मुनि की, तो इन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की थी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो Which of the following Vedas provides the information about the early Vedic age? निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। जो आपका ऋग्वेद है ये ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है दुनिया का, और ये ऋग्वेद जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन है उसके बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर संस्कृत के मंत्र हैं, और बाकी वेदों का अगर हम जिक्र करें तो ये सामवेद है, इसके अंदर गीत का जिक्र है। यजुर्वेद है, इसके अंदर हमारे जो ये सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स हैं इनका जिक्र है। और अथर्ववेद है, इसके अंदर ये जादू टोना जो होता है उसके बारे में बताया गया है। अथर्ववेद के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि इनिशियली इसको वेद नहीं माना गया था। इनिशियली ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को ही वेद माना गया था, इसको बाद में वेद माना गया अथर्ववेद को। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा वेद सबसे लास्ट में ऐड हुआ, तो आपका आंसर होएगा अथर्ववेद। तो चलिए अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज। वैदिक गणित की सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या है? तो वैदिक गणित की सबसे महत्वपूर्ण रचना है शुल्ब सूत्र। ये शुल्ब सूत्र के अंदर जो ये फायर एल्टर जो कि वेदी होती है उसके कंस्ट्रक्शन की ज्योमेट्री को डिस्कस किया गया है। और बाकी जो तीन ऑप्शंस थे उनको भी हम एक एक करके चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जो ये शतपथ ब्राह्मण था, ये क्या है? ये ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मण जो होते हैं ये टिप्पणी है, गद्य टिप्पणी जो अपने वेदों पे, उन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। और ये शतपथ ब्राह्मण है, ये शुक्ल यजुर्वेद पे टिप्पणी है, उसको हम शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। फिर ये है छंदोग्य उपनिषद। ये छंदोग्य उपनिषद ये संस्कृत टेक्स्ट है
छंदोग्य ब्राह्मण का, और छंदोग्य ब्राह्मण किस पे टिप्पणी है? ये सामवेद पे टिप्पणी है। तो आइए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्टमैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय द आर्यंस? निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा नहीं किया गया था? तो आर्यों द्वारा यह लोहार का काम नहीं किया गया था, ब्लैक स्मिथ का काम नहीं किया गया था, क्योंकि आर्यों को लोहे के बारे में पता ही नहीं था। लोहा हमारे अराउंड 600 BCE में इंडिया में आया था, इसलिए अर्ली जो वैदिक लोग हैं, पीपल हैं, उनको इसके बारे में पता ही नहीं था, लोहे के बारे में। तो ये इसलिए ब्लैक स्मिथ का काम इन्होंने नहीं किया। हु इज हेल्ड एज गॉड ऑफ मेडिसिन बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा? आयुर्वेदिक जो चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा के ईश्वर के रूप में किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है धन्वंतरी। धन्वंतरी के ही त्योहार है ये अपना धनतेरस। अब जानते हैं ये जो बाकी जो 3 ऑप्शन है इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। जो ये सुश्रुत हैं, इन्हें हम शल्य चिकित्सा के जनक, फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं। और ये जो चौहान ऋषि हैं, इनके नाम पे ही ये च्यवनप्राश बना है। ये चौहान ऋषि भृगु मुनि के बेटे थे। जो भृगु मुनि थे ये सप्तऋषियों में से एक थे, और ये कहा जाता है कि चौहान ऋषि ने अपने यौवन को पुनर्प्राप्त कर लिया था ये च्यवनप्राश खाकर। और ये जो चरक हैं, ये एक मेन कंट्रीब्यूटर रहे आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में इनका काफी योगदान है चरक का, और इन्हें भारतीय चिकित्सा के ये पितामह के रूप में जाना जाता है। द वर्ड वेदा मीन्स, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद को जो रूट वर्ड है विद, जिसका मतलब है टू नो, मतलब जानना। तो इस विद शब्द से बना है वेद, और वेदों को हम अपुरुषेय भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये इंसानों के द्वारा नहीं बनाए गए, बल्कि भगवान के द्वारा हमें भेंट किए गए हैं। और इन्हें हम नित्य भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये अनंत काल तक चलने वाले हैं। विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द वैदिक पीपल? वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तो वो धातु है कॉपर, यानी कि तांबा। जो वैदिक लोग थे, इन्होंने तांबा और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज को काफी एक्सटेंसिवली यूज लिया। ब्रॉन्ज आपको पता है कि ये मेटल नहीं है, ये एलो है, किसका? कॉपर और टिन का। द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड फॉर? भारत की जाति व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत की जाति व्यवस्था बनाई गई थी फॉर ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम का व्यावसायिक विभाजन करने के लिए जाति व्यवस्था बनाई गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और ये जो अर्ली वैदिक जो पीरियड था, इसके अंदर ये फ्लेक्सिबल था। आपकी ये ऑक्यूपेशन, जो आपका जो काम था, जो आपका श्रम था, उसके आधार पर आपकी जाति निर्धारित की जाती थी। लेकिन जो ये बाद का जो वैदिक काल आया, उसके अंदर ये काफी रिजिड हो गया, और ये आपके फिर जन्म के आधार पर डिसाइड होने जाने लगी आपकी जाति। द क्रॉप विच वॉज नॉट नोन टू वैदिक पीपल इज? इनमें से किस फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? तो आपको मैं बता दूं, बार्ले मतलब जौ, वीट और राइस। जौ, गेहूं और चावल, ये तो 3 चीजें वैदिक लोग खाते थे। तो जिस फसल के बारे में इन्हें नहीं पता था वो है तंबाकू, यानी कि टोबैको। द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस वॉज? वैदिक आर्यों का प्रधान भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रधान भोजन था दूध और उसके उत्पाद, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। क्योंकि वैदिक जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, ये गाय के इर्द गिर्द घूमती थी। गाय और इसके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके इर्द गिर्द घूमती थी। और यही रीजन था कि गाय को हम ऋग्वेद में अघन्य माना जाता है। अघन्य का मतलब कि इसको हम मार नहीं सकते, इसको मारना मना है। तो इस आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटी इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट? आर्यन समाज में मनुष्य के जीवन के निम्नलिखित चरणों में से एक
उम्र के आरोही क्रम में सही है वो कौन सा है? तो ये 4 चरण थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ये क्या है, 4 जो पार्ट्स थे, हर एक के ये स्पैन होता था 25 ईयर्स का, 25 साल का पीरियड होता था। 25 साल के बाद क्या होता था कि आपकी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है लाइफ की। तो पहले 25 साल इंसान ब्रह्मचारी रहता था, उसके बाद उसकी शादी हो जाती थी, वो गृहस्थ हो जाता था। उसके बाद जब वो 50 साल का हो जाता था, कंप्लीट कर लेता था, उसके बाद वो वानप्रस्थ के फेज में आ जाता था। वानप्रस्थ में क्या होता था कि वो अब एक्टिव जो गृहस्थी जो इसकी थी उससे रिटायर हो जाता था, और जो अपनी गृहस्थ की जो जिम्मेदारी थी वो अपनी अगली पीढ़ी को दे देता था। 75 साल तक वो वानप्रस्थ में रहता था, और उसके बाद फिर वो सन्यास लेके फिर वो जंगल में चला जाता था। और मान लीजिए अगर कोई 100 साल से ज्यादा जीता था तो फिर वो सन्यासी की तरह ही जीता रहता था। That the Rigvedic Aryans were a pastoral people is borne out by the fact that ऋग्वेदिक आर्य देहाती लोग थे, ये किस तथ्य द्वारा वहन किया जाता है? तो इसका देखें, देयर आर मैनी रेफरेंसेस टू द काउ इन ऋग्वेदा, ऋग्वेद में गाय के कई संदर्भ हैं, ये सही है। मोस्ट ऑफ द वॉर्स वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउज, अधिकांश युद्ध लड़े गए गायों की खातिर, ये भी सही है। गिफ्ट्स मेड टू प्रीस्ट्स वर यूजुअली काउज एंड नॉट लैंड, पुजारियों को दिए गए उपहार आमतौर पर गायें थी और भूमि नहीं। तो ये हम अपने रिलीजियस टेक्स्ट्स में भी पढ़ते हैं कि भाई कोई राजा कोई यज्ञ कराता था तो इतनी गायों की भेंट करता था ब्राह्मणों को। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। गाय को बहुत ही वैल्यूएबल माना गया था अर्ली वैदिक टाइम्स के अंदर, यानी कि मतलब जमीन से भी ज्यादा वैल्यूएबल। पर जो लेटर वैदिक पीरियड था उसके अंदर जमीन ज्यादा कीमती होगी गायों से। द एरियंस सक्सीडेड इन देयर कन्फ्लिक्ट्स विद द प्री एरियंस बिकॉज, आर्यों को अपने पूर्व आर्यों के साथ टकराव में सफलता मिली क्योंकि उनके पास घोड़े द्वारा चालित रथ थे, बिकॉज दे यूज्ड चैरियट्स ड्रिवन बाय हॉर्सेस। तो ये एरियंस ये जीत इसीलिए पा रहे थे क्योंकि इनकी जो ये वेपन टेक्नोलॉजी खासतौर पे ये यहां पे जो प्री एरियंस जो थे उनसे सुपीरियर थी। इनके पास कांसे के बने हथियार थे, ब्रॉन्ज वेपन्स थे, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स मतलब घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ्स आदि चीजें थी, जिसकी वजह से ये यहाँ के जो प्री एरियन लोग थे उनको आसानी से हरा सके और यहां पे फिर सेटल हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन्स सैक्रिफिशियल फॉर्मूला, निम्नलिखित में से किस वेद में बलि के सूत्र हैं? तो ये आपके मिलते हैं यजुर्वेद के अंदर। यजुर्वेद को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ब्लैक यजुर्वेदा एंड व्हाइट यजुर्वेदा, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील्स विद इज रिलेटेड टू, मनुस्मृति किस विषय से संबंधित है? तो मनुस्मृति संबंधित है लॉ, सोशल ऑर्डर या सोशल लॉ यानी कानून से। मनुस्मृति ये सोशल लॉ है, ये लॉ ऑफ कोड है हिंदू सोसाइटी का। ये इंडियन जो सोसाइटी है उसका सबसे पुराना लॉ ऑफ कोड है, और वर्ल्ड का जैसे सबसे पुराना कोड है वो है कोड ऑफ नम्मू। ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिला था और ये 2100 बीसी के अराउंड लिखा गया था, यानी कि ये कोड ऑफ हमेराबी से भी 300 इयर्स पहले लिखा गया था। तो ये ओल्डेस्ट कोड है वर्ल्ड का, ध्यान रखने वाली बात है यहां पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेम्पल इन इंडोनेशिया वेयर सीन्स फ्रॉम रामायणा एंड महाभारता आर डिपिक्टेड। इंडोनेशिया में मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत को दर्शाया गया है। तो वो है बोरोबुदुर। बोरोबुदर इंडोनेशिया में है, अंकोर वाट हमारा कंबोडिया में है, ये बृहदेश्वर टेम्पल हमारा तंजावुर तमिलनाडु में है, और कैलाशनाथ का जो ये मंदिर है ये एलोरा केव्स महाराष्ट्र के अंदर है।
Which one of the following tribal assemblies was normally involved in the election of tribal chief? ये जो अपने ट्राइबल जो चीफ मुखिया के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सी सभाएं आमतौर पर शामिल थी? तो जो सभा जो मुखिया का चुनाव करती थी उसका नाम था समिति। तो ये समिति क्या थी? तो समिति जो थी ये नेशनल असेंबली ऑफ पीपल, ये राष्ट्रीय जो असेंबली थी लोगों की, उसे हम समिति कहते थे। और सभा जो होती थी ये परिषद था बुजुर्गों का, गण था ये असेंबली ऑफ वॉरियर्स थी, योद्धाओं का एक संगठन था। और विधाता जो थी वो असेंबली थी, जो संगठन होता था वो था सेक्युलर, रिलीजियस और मिलिट्री पर्पसेस के लिए, यानी धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक या फिर मिलिट्री जो सैन्य जो कामों के लिए जो होता था असेंबली, उसे हम विधाता कहते थे। द टर्म उपनिषद लिटरली इंप्लाइज, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है सिटिंग नियर, यानी पास बैठना। तो ये कहां से आया ये उपनिषद शब्द? तो ये था कि जब गुरु कोई ज्ञान दे रहा होता था और शिष्य उसके पास बैठ के ज्ञान लेते थे, तो वहां से ये शब्द आया है। अब यहां पे मैंने एक टर्म यहां इंग्लिश में आप देखेंगे मैंने यूज लिया हुआ है एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा गूढ़ होती है, जो मतलब सेलेक्टिव लोगों को समझ में आए, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो चीज जो होती है उसे हम एसोटेरिक कहते हैं। द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक संहितास। जो म्यूजिक किस वेद में मिलता है? तो वो हमें मिलता है साम वेद के अंदर। द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट, जो आर्य जो जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियां कहां पे थी? तो ये मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, वो सप्त सिंधु रीजन में थी। सप्त सिंधु रीजन में 7 नदियां फ्लो करती थी, और ये नदियां थी नंदी तारा जो कि सरस्वती थी, इंडस जो कि सिंधु, और सिंधु की इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज जिनका नाम था वितास्ता जो कि झेलम है, अस्किनी जो कि चेनाब है, विपास जो कि ब्यास है, परुषिनी जो कि रावी है, और सुतुद्री जो कि सतलज है। द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर, इंडिया पे सबसे पहले कौन आए थे इन्वेजन करने, आक्रमण करने? तो वो थे एरियंस। ये आए थे, जो कि आपको ध्यान होगा स्टेपीज से। इनमें से अलग कौन है, ऑड वन आउट कौन है? तो आप देखेंगे कि सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद ये 3 तो वेद हैं, लेकिन विष्णु पुराण ये पुराण है, इसलिए ये ऑड वन आउट है इनमें से। द उपनिषद्स आर द, उपनिषद क्या है? उपनिषद्स हैं आर सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी, हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। उपनिषद आर सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी, और जो मनुस्मृति है इसके अंदर हम लॉ को कवर करते हैं, और जो ये ग्रेट एपिक्स ऑफ हिंदुइज्म है ये है हमारे रामायण और महाभारत। तो आइए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नॉन एज, अनुष्ठान से संबंधित वेद कौन सा है? तो वो है हमारा यजुर्वेद। द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया वॉज, किस ऋषि ने दक्षिण भारत में आर्यकरण किया था? तो उस ऋषि का नाम है ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, और जो दक्षिण भारत के यादव थे वो सबसे पहले आर्यनाइज्ड हुए थे। अगस्त्य मुनि ने तमिल ग्रामर के जो फर्स्ट टेक्स्ट को कंपाइल किया जिसका नाम था अगस्त्यम, और इनकी बीवी का नाम था लोपामुद्रा, और इन दोनों ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को भी लिखा है। जोरवे कल्चर वॉज अ चैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजी साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ, जोरवे कल्चर एक चैल्कोलिथिक पुरातत्व स्थल था जो वर्तमान भारतीय राज्य कौन से राज्य में स्थित है? तो चैल्कोलिथिक को पहले मैं बता दूं, चैल्कोलिथिक कल मैंने बताया था किन 2 वर्ड से बना है, चैल्को
और लिथिक। चैल्को होता है आपका कॉपर और लिथिक होता है आपका पत्थर। आई होप आपको ये याद होगा। तो ये कौन से स्टेट में था? तो ये महाराष्ट्र में था। ये जोरवे कल्चर वॉज अ चैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर। तो ये चैल्कोलिथिक, ये पुरातत्व जो ये कल्चर था, सभ्यता थी जो एग्जिस्ट करती थी, जो कि आज प्रेजेंट डे महाराष्ट्र है उसमें, और ये मध्य प्रदेश के मालवा रीजन तक एक्सटेंड होती थी। और ये जोरवा वहां पे एक साइट थी, तो उसके नाम पे इसको फिर हमने नॉमेनक्लेचर हमने कर दिया इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? गौर करिए, इनकरेक्टली मैच्ड। तो देखें, सामवेद नॉलेज ऑफ साइंस, नहीं, सामवेद तो अपने म्यूजिक के बारे में है, तो ये आपका इनकरेक्टली मैच्ड है। बाकियों को चेक करें। ऋग्वेद नॉलेज ऑफ हाइम्स ऑफ प्रेज, ऋग्वेद में स्मृति के भजन का ज्ञान, सही है। अथर्ववेद नॉलेज ऑफ द मैजिक फॉर्मूलाज, सही है, जादू के सूत्रों का ज्ञान है। यजुर्वेद नॉलेज ऑफ द सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान है, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। अच्छा, सामवेद के अंदर ये मेलोडीज तो हैं, और इसके अंदर जो राग और जो है इनमें से ये ध्यान रखिए, ध्रुपद राग कौन से वेद में है? ये सामवेद में है। तो अगर कल को क्वेश्चन आए कि ध्रुपद राग कौन से वेद में है, तो आपका आंसर होगा सामवेद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एज पर वैदिक थ्योरी? वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार देखें तो द क्षत्रियाज और वॉरियर रूलर्स केम फ्रॉम पुरुषाज आर्म्स। क्षत्रिय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की बाहों से हुई, सही है। जो द वैश्याज और द कॉमनर्स केम फ्रॉम पुरुषाज थाइज। वैश्य या फिर आम लोगों की उत्पत्ति पुरुष के जांग आएगा यहां पे, चीजें नहीं, जांघों से हुई। द ब्राह्मण्स और प्रीस्ट्स केम फ्रॉम पुरुषाज ईयर्स। ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई, नहीं, ये गलत है। इनकी उत्पत्ति कहा जाता है पुरुष के मुख से हुई थी, यानी कि पुरुषाज माउथ। द शूद्रास और लेबरर्स एंड सर्वेंट्स केम फ्रॉम पुरुषाज फीट, ये भी सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द वेदांता? निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? तो वेदांत कहा जाता है आपके उपनिषदों को। जो उपनिषद हैं इनको वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वैदिक काल है उनके अंत में आए थे। वेदांत का मतलब है वेदों का अंत, तो वैदिक काल के अंत में उपनिषद आए थे, इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। और वेदांग क्या है? वेदांग वेदों की कहें तो टांगे, एक तरह से लिम्स हैं। वो क्या है? वो एक टिप्पणी है जो विज्ञान और कला के ऊपर, वेदांग। और जो अरण्यकास क्या है? तो ये जो कोई भी जो ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे, वो जो अपने शिष्यों को जो ज्ञान देते थे, वो जो वैदिक ज्ञान, वो अरण्यकास कहलाता है। अरण्यकास कहलाता है क्यों? क्योंकि अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो इसी से नाम पड़ा है अरण्यकास। In the context of Hindu mythology, which of the following options is not among the 10 avatars of Lord Vishnu? तो आप ऑप्शंस को देखें। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो आप देखेंगे ऑप्शंस को, तो ये 3 तो उनके 10 अवतारों में से हैं। ये गरुड़ जो है वो इनके वाहन है, तो गरुड़ ऑप्शन आपका सही होगा कि ये लॉर्ड विष्णु के अवतार नहीं है, ये उनके वाहन हैं। और लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार ये हैं, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आपको देखना कौन सा है, एक तो पहला अवतार देख लीजिए, वो है मत्स्य अवतार जो आया था आपका सतयुग में। और आप देख लीजिए 10th अवतार जो आएगा वो है कल्कि, वो आएगा अपना कल युग में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो कि भगवान जो राम थे उनका अवतार कौन से युग में आया था? तो वो था अपना त्रेता युग। अगर अपने युगों की क्रोनोलॉजी देखें तो वो होती है सतयुग, फिर आता है द्वापर युग,
फिर आता है त्रेता युग, फिर आता है कलयुग। लेकिन अपने द्वापर युग से पहले त्रेता युग आया था। ये त्रेता युग पहले इसलिए आया था क्योंकि गौतम ऋषि ने अपनी बीवी को श्राप देके पत्थर बना दिया था। फिर उन्हें यह वरदान दिया था कि उसके बाद की उनको था कि जब भगवान राम के चरणों से उनका स्पर्श होगा तब उनका यह श्राप टूटेगा। तो भगवान राम ने त्रेता युग में जन्म लेना था, तो इसलिए फिर यह कहा गया कि त्रेता युग पहले आएगा, द्वापर युग बाद में आएगा। तो इसलिए क्रोनोलॉजी अपनी थोड़ी चेंज हो जाती है युगों की। द आर्कियोलॉजिकल साइट इनमा गांव इज सिचुएटेड इन। पुरातात्विक स्थल इनमा गांव कहां स्थित है? तो यह स्थित है हमारे महाराष्ट्र में। इनमा गांव ये पोस्ट हड़प्पन, ये एग्रेरियन यानी खेतीबाड़ी वाला गांव है, और आर्कियोलॉजिकल ये साइट है जो महाराष्ट्र में है, और ये घोड़ नदी के किनारे पर है, और इसको रीजनल सेंटर यानी क्षेत्रीय केंद्र माना गया है भीमा वैली, भीमा घाटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड टू द संस्कृत महाभारत? निम्न में से किसका संबंध संस्कृत महाभारत से है? तो संस्कृत महाभारत में आपको मिलेगा शांति पर्व। शांति पर्व ये आपकी महाभारत की 12वीं किताब थी 18 किताबों में से। शांति पर्व के अंदर क्या बताया गया है कि जो राजा है उसके क्या ड्यूटीज हैं, क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या उसका धर्म है, गुड गवर्नेंस क्या है, ये सारा कुछ बताया गया है। किसने बताया है? एक तो भीष्म पितामह ने बताया है अपने अंतिम जो मोमेंट थे उनके उनमें, और कई सारे ऋषियों ने भी बताया है। और फिर बाकी ऑप्शंस का देखें तो ये गीत गोविंद जो है, गीत गोविंद जो है ये जो है ये 12वीं सेंचुरी में लिखी थी जयदेव ने, और इसमें भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ जो संबंध था उसके बारे में उसकी व्याख्या की गई है, खास तौर पे राधा के साथ। और जो ये युद्ध कांड आप देखिए, कांड अपने महाभारत में होते हैं, पर्व अपने कांड अपने रामायण में होते हैं, पर्व अपने महाभारत में होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो कांड है तो ये मतलब रामायण का है। तो ये युद्ध कांड को हम लंका कांड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या था कि भगवान श्री राम की जो सेना थी वो रावण की सेना से उसने युद्ध किया था। और लास्ट अपना जो ऑप्शन था वो था कथा सरित सागर। ये 11वीं सदी के अंदर ये लिखी, ये रीटोल्ड स्टोरी है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये दोबारा लिखी किसने? सोमदेव ने लिखी, जो कि 11वीं सदी के कश्मीर के एक राइटर थे। उन्होंने ये इंडियन जो लेजेंड्स हैं और फेरी टेल्स या फोक टेल्स उनको रिटेल किया संस्कृत में। किन्होंने? सोमदेव ने। तो वो है कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर किसने लिखी? वो है सोमदेव ने। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोल्धिवा इज लोकेटेड एट। पुरातात्विक स्थल कोल्धिवा कहां स्थित है? तो यह स्थित है हमारे उत्तर प्रदेश में। ये इलाहाबाद के दक्षिण पूर्व में स्थित है, और ये बेलन रिवर के किनारे पर, और मेजा सब डिवीजन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का उसमें है स्थित। इस साइट में आपको 3 जो एजिस है उसका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। कौन कौन सी? नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण, चैल्कोलिथिक यानी कि ये जो कॉपर स्टोन वाली एज, और ये आयरन एज जो कि लोहे की जो एज है। ये तीनों एजिस का रिप्रेजेंटेशन इस एक ही जगह पे आपको स्थल पे मिलेगा। द गॉडेस अर्यानी इज द गॉडेस ऑफ डैश एज पर द ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल में अर्यानी किसकी देवी है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अरण्यकाज के बारे में, जब बता रहा था तो बताया था अरण्या का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो नेचुरली ये अर्यानी फॉरेस्ट यानी वन की देवी हुई। अब ये डॉन यानी कि उषा काल जो होता है, भोर जो है, उसकी देवी कौन है? उसका नाम है उषस, उषा काल से उषस। और जो ये हवा है ये पर्सोनिफाइड स्टॉर्म, मतलब कि ये जो आंधी का जो मानव रूप को अपने क्या बोलते थे वैदिक काल में, उसे कहते थे मरुत। और जो अपनी धरती है उसकी जो देवी है उसको हम कहते हैं पृथ्वी। Which among the following is the largest among the 4 ancient civilization?
ये जो चार जो अपने जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है, तो वो अपनी है इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी है, लेकिन जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये सबसे पुराना है। लेकिन कल एक क्वेश्चन था, उसके अंदर क्या पूछा गया था कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो उसका आंसर इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता ही होना था। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व की सबसे पुरानी कौन सी है, तो उसका जवाब है मेसोपोटामियन। तो कल कोई एक जेंटलमैन इससे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने इस क्वेश्चन को गौर से नहीं सुना जिसमें था कि इंडिया की सबसे पुरानी कौन सी थी, तो उन्होंने कमेंट किया कि मेसोपोटामियन सबसे पुरानी है। तो आई होप कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन आंसर क्यों दिया था। और एग्जाम में मैं आपको बताऊं, आपको ये ध्यान रख के पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं और गलत कराते हैं। तो होता क्या है कि नंबर मिलने की जगह आपके नंबर कट जाते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। Who among the following archaeologists was the first to identify similarities between a pre-Harappan culture and the mature Harappan culture? निम्नलिखित पुरातत्ववादियों में से कौन पूर्व हड़प्पन संस्कृति और परिपक्व हड़प्पन संस्कृति के बीच समानता की पहचान करने वाला पहला व्यक्ति था? तो इसका आंसर है आपका अमालनंद घोष। ये अमालनंद घोष जब 1965 में जो सोती कल्चर है राजस्थान में उसकी जब रिसर्च कर रहे थे, तब इन्होंने ये सिमिलरिटीज को गौर किया। ये सोती कल्चर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही, और ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के वहां पे लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा? निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के अनुसार धर्म की प्रकृति का वर्णन करता है? तो ऋग्वेदिक धर्म जो हमारा था वो किस प्रकार का था? तो देखें ऑप्शंस को। ऋग्वेदिक रिलीजन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म। ऋग्वेदिक धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेवतावाद के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सही है, हम इसमें प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति के कई सारे देवताओं की करते थे, जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य वगैरह वगैरह। तो ये सही है ऑप्शन। देयर आर स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज बिटवीन ऋग्वेदिक रिलीजन एंड द आइडियाज इन द ईरानियन अवस्था। ऋग्वेदिक धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में काफी समानताएं हैं। तो क्या था कि जो ये ऋग्वेदिक जो लोग थे, ये आर्यंस जो थे, ये जो स्टेपीज से आए थे, तो कुछ एक तो आ गए थे अपने यहां इंडिया में, ठीक है, और कुछ एक सेटल हुए ईरान में। और क्योंकि इनका ये कॉमन एंसेस्ट्री थी, ये कॉमन जगह से आए थे, तो इनके विचार काफी मिलते थे। तो जो इन्होंने अपनी अपनी जगहों का वर्णन किया, उनके अंदर काफी समानताएं देखने को मिल जाती हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। इसमें वैदिक सैक्रिफाइसेस वर ऑफ टू काइंड्स, तो ये भी सही है, क्योंकि वैदिक सैक्रिफाइसेस जो थी वो दो तरह की थी, जिनमें से एक जो सैक्रिफाइस थी वो तो कोई भी कर सकता था, आम लोग कर लेते थे। लेकिन दूसरी जो थी वैदिक यज्ञ जो थे, वो दूसरे प्रकार का जो यज्ञ था, उसके अंदर क्या होता था कि इतना ज्यादा वो डिटेल्ड था कि उसके लिए आपको पुजारी की जरूरत पड़ती थी। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग्वेदा इज नॉट करेक्ट? ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन देखें। पहला स्टेटमेंट है डीटीज वर वर्शिप्ड थ्रू प्रेयर एंड सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। तो प्रार्थना और यज्ञ के अनुष्ठानों के माध्यम से देवताओं की पूजा की जाती थी। तो यज्ञ और तो होते ही थे, तो ये ऑप्शन तो सही है ही। द गॉड्स आर प्रेजेंटेड एज पावरफुल हु कुड बी प्लीज्ड विद सैक्रिफाइसेस। तो देवताओं को शक्तिशाली के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो कि बलिदान नहीं, ये यज्ञ आएगा। कई बार ये गूगल ट्रांसलेट भी गड़बड़ कर जाता है ट्रांसलेशन में। तो यज्ञ से प्रसन्न किया जा सकता है, तो ये भी सही है। यज्ञ अपने करते ही थे, कई तरह के यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पता नहीं कई सारे। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑफरिंग्स टू गॉड्स वर मेड थ्रू फायर। तो
अग्नि के माध्यम से देवताओं को चढ़ावा दिया जाता था, तो आज भी हम हवन में आहुति अग्नि में ही देते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो चौथा ऑप्शन, द सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड इन द टेम्पल्स, ये ऑप्शन ऋग्वेद के बारे में ये कथन गलत है कि मंदिरों में हमारे जो यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ हमारे मंदिरों में नहीं किए जाते थे ऋग्वेद के टाइम में, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। द पॉलिटी ऑफ हड़प्पन पीपल एज डिराइव्ड फ्रॉम मैटेरियलिस्टिक एविडेंस वॉज, प्राप्त भौतिकवादी साक्ष्यों से हड़प्पा के लोगों की राजनीति कैसी थी, क्या पता लगता है? तो पहला ऑप्शन सेक्युलर फेडरलिस्ट यानी कि धर्मनिरपेक्ष संघी, दूसरी थियोक्रेटिक फेडरलिस्ट यानी धर्मशासित संघवादी, तीसरा ओलिगार्किक यानी कुलीन तंत्र, और चौथा थियोक्रेटिक यूनिटरी यानी कि धर्मशासित एकात्मक। तो आपका आंसर है थियोक्रेटिक यूनिटरी। क्यों? क्योंकि वहां पे ये हड़प्पन लोग एक कोई भी पावरफुल डीटी में उस मानते थे कि जो उनको गवर्न करती थी, इसलिए ये थियोक्रेसी तो थी ही थी, धर्मशासित तो ये थे ही थे, लेकिन फेडरल थे यानी कि संघी थे, या फिर यूनिटरी मतलब कि एकात्मक थे। इसका पता आपको लगता है इस चीज से कि इसके जो वेट्स एंड मेजर्स जो थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो वेट्स एंड मेजर्स थे वो काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइज थे, साइज ऑफ ब्रिक्स भी, और मतलब बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटीज थी। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। अगर आपके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कई सारी गवर्नमेंट्स पैरेलल चल रही हैं, तो हर एक का फिर अपना अलग अलग सिस्टम होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इनका एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। इस वजह से आपको पता लगता है कि मतलब स्टैंडर्डाइज सिस्टम था, इस वजह से आपको पता लगता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वहां पे। तो आपका करेक्ट आंसर है 4, थियोक्रेटिक यूनिटरी। Who among the following cultures were the first to paint their pottery? निम्नलिखित संस्कृतियों में से कौन अपने मिट्टी के बर्तनों को चित्रित करने वाले पहले थे? तो इसका आंसर है नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण युग वाले, नियोलिथिक। तो ये देखा जाए तो ये जो वॉल पेंटिंग्स, जो दीवारों की जो पेंटिंग्स है, वो तो पेंट अपने मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल के अंदर ही करने लग गए थे, जिसका कि अपने उदाहरण देख सकते हैं भीमबेटका में, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। पर ये जो मिट्टी के बर्तन पेंट आपके ये नवपाषाण युग में ही होने लगे थे, नियोलिथिक पीरियड में ही होने लगे थे। विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस सिटीज वॉज नोन फॉर वाटर मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु शहर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में एक और खास बात थी कल जो मैंने आपको बताई थी कि ये टाउन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था, वरना जनरली क्या था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते थे, लेकिन धोलावीरा आपका 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था। Which one among the following is not a characteristic of ऋग्वेदिक आर्यंस? निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदिक आर्यों की विशेषता नहीं है? They were acquainted with horses and chariots, वे घोड़े और रथों से परिचित थे, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तो सही है। They were acquainted with the use of iron, नहीं, आयरन के बारे में, लोहे के बारे में तो इनको पता ही नहीं था, तो यही ऑप्शन आपका सही है। बाकी they were acquainted with use of copper and bronze, क्या इन्हें कांसे और तांबे के उपयोग से क्या ये परिचित थे? तो ये भी सही है। और द काउ वॉज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ, तो गाय धन का एक महत्वपूर्ण रूप थी, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लोहा आया था 600 BCE में, ये महाजनपद पीरियड तब तक शायद चालू हो गया था, नहीं तो ये लेटर वैदिक पीरियड का एंड होएगा, तो उस टाइम के आसपास ही लोहा इंडिया में आया था। आयुर्वेद इज एसोसिएटेड विद, आयुर्वेद जो ये उपवेद है, कौन से वेद से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। तो आइए हम देख लेते हैं सारे वेद और उनके उपवेद। तो आयुर्वेद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, गंधर्व वेद सामवेद से जुड़ा हुआ है, धनुर्वेद यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, और शिल्प वेद अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है।
हु अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड? ऋग्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो ऋग्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण देवता है पुरंदर। पुरंदर और कुछ नहीं, इंद्र को ही ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन मिले कि इंद्र का ऋग्वेद में क्या नाम था या पुरंदर किस देवता को कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इंद्र या फिर उसका हो जाएगा पुरंदर। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। विच इज द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? तो वो हमारा है रामायण। देखिए यहां महाकाव्य का है, ऋग्वेद वेद है, तो ऋग्वेद पे मत टिक कर देना कभी आप। ठीक है, रामायण क्योंकि इतना पुराना है, इसको इसलिए आदि काव्य भी कहते हैं। शुरुआत में इसमें 6000 श्लोक ही थे, लेकिन आज इसमें 24,000 श्लोक हैं। अगर हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत में शुरुआत में 8800 श्लोक ही थे, 8800 वर्सेस ही थे, और इसको तब हम कहते हैं जय संहिता। पर अब इसमें 1 लाख वर्सेस, 1 लाख वर्सेस हैं, 1 लाख श्लोक, और इस वजह से ये आज दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक। विच इज द ओल्डेस्ट पुराना? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो वो है आपका मत्स्य पुराण। द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये है आपका मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही सदैव जीत होती है, और इसको हमने ये मुंडक उपनिषद से लिया है। और अपने जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने इसको अपना राष्ट्रीय ध्येय वाक्य के रूप में अपना लिया, नेशनल मोटो के रूप में इसको अपना लिया, और इसको देवनागरी लिपि में इंस्क्राइब किया जाता है। अपने नेशनल एम्बलम जो सारनाथ पिलर से 4 लाइन वाला लिया गया है, उसमें ये बेस में ये लिखा जाता है देवनागरी स्क्रिप्ट में। विच गॉड वॉज कंसिडर्ड इंटरमीडिएरी बिटवीन गॉड एंड पीपल? किस भगवान को भगवानों और लोगों के बीच का मध्यस्थ माना जाता था? तो ये देवता था अग्नि। इसीलिए तो अग्नि में अपने सारा चढ़ावा आहुति और अग्नि में देते हैं कि हम मानते हैं कि अग्नि को हम चढ़ावा देंगे तो हमारे देवताओं तक वो पहुंच जाएगा। द मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन ऋग्वेद इज? द मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन ऋग्वेद इज इंडस। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी है सिंधु यानी इंडस, लेकिन सबसे पवित्र नदी है वो है सरस्वती। तो सबसे ज्यादा उल्लेखित तो आपकी है सिंधु यानी इंडस, पर सबसे ज्यादा पवित्र नदी है सरस्वती। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ योग दर्शन? योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वो हैं आपके महर्षि पतंजलि। तो आइए हम देख लेते हैं तरह तरह के ये 6 दर्शन हैं जो इंडियन फिलॉसफी के जो 6 स्कूल्स हैं, 6 दर्शन, उनके बारे में जान लेते हैं और इनके कौन संस्थापक फाउंडर्स हैं ये देखते हैं। तो योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम, और वैशेषिका दर्शन के महर्षि उल्लूक, मीमांस दर्शन के हैं महर्षि जैमिनी, और वेदांत दर्शन के हैं महर्षि बद्रायन। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा। थैंक यू।